तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम वैंग है। वो एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट है चाइना में, जिसे अपने बचपन की दोस्त याओ से काफी प्यार है, लेकिन कभी उसके सामने अपने प्यार का वो इजहार नहीं कर पाया। मगर एक दिन बार में ट्रूथ एंड डेयर खेलते हुए याओ रिवील करती है कि उसे भी वैंग पसंद है। जिसे सुनने के बाद वैंग काफी खुश हुआ, लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की होती है जब उसी की क्लास का एक राउडी बॉय जून अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे पकड़ लेता है और उसकी खूब ज्यादा पिटाई कर देता है। जून यहाँ पर बताता है कि वो भी याओ को काफी पसंद करता है, लेकिन वैंग उसके प्यार के बीच में आ रहा है। उसी समय जून याओ को भी कॉल लगाता है और वैंग को बोलता है कि वो भी याओ के सामने ये बोल दे कि वो याओ से प्यार नहीं करता। मगर खूब पिटाई के बाद भी वैंग ये बोलता नहीं, उल्टा वो बोलने लगता है कि याओ कभी भी जून जैसे बेकार आदमी से प्यार नहीं करेगी। ये सुन के तो जून का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो वैंग को एक जोर का पंच करता है, जिससे वैंग सीधे ब्रिज से नीचे गिरने लगता है। जिसे देखकर जून और उसके दोस्त काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ब्रिज से गिरते हुए वैंग को अपना बचपन याद आता है जब हर कोई उसे बुली करता था और याओ अकेली और पहली लड़की थी जिसने वैंग को सपोर्ट किया था। लेकिन अब शायद उसकी मौत करीब थी, तो ये सब सोचने का अब कोई फायदा नहीं था। और जैसे ही वो अपनी मौत को स्वीकार करने वाला होता है कि तभी उसे लेक के अंदर जमीन पर एक चमकती हुई चीज नजर आती है, जिसे हाथ में लेते ही वो चीज और भी ज्यादा चमकने लगी थी और देखते ही देखते वैंग की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे ही वो चीज वैंग की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, वैंग खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है जहाँ पे और कोई भी नहीं होता। शुरू में वैंग को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आता है कि वो किसी गेम के अंदर आ चुका है और जब तक वो कुछ समझ पाए तब तक वो एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। इस जगह वो हवा में उसी जगह पर था जहाँ से वो ब्रिज से नीचे गिरा था। वो देखता है कि याओ और उसके लोग रिवर में वैंग को खोज रहे हैं और इसके तुरंत बाद ही वैंग फिर से टेलीपोर्ट होकर अपने क्लास में पहुंच जाता है। गेम का सिस्टम उसे बताता है कि वैंग ने अब तक अपनी नई पावर का इस्तेमाल करना सीखा नहीं है, तो वो खड़ा होता है और थोड़ी दूर चलने पर सिस्टम उसे फिर बताता है कि कोई उसके नजदीक आ रहा है, जिससे बचने के लिए सिस्टम वैंग को उसके घर में टेलीपोर्ट करता है। अपने घर में आकर वो थोड़ा शावर लेकर रिलैक्स होता है कि तभी वैंग को याओ का कॉल आता है, जो काफी डरी हुई थी। और फिर वैंग उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो स्विम करके रिवर की दूसरी साइड आ गया था। इससे पहले कि याओ कुछ और पूछे, वैंग ये बोल के कॉल कट कर देता है कि उसे काफी नींद आ रही है और वो याओ से कल बात करेगा। वो कॉल कट करके अपने बेड पर लेटे लेटे सोचता है कि अगर वो याओ को सब कुछ बता भी दे फिर भी याओ उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। वैंग ये फैसला करता है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। मगर तभी उसकी पावर फिर से एक्टिवेट होती है और फिर से खुद को एक क्यूब के अंदर वो पाता है। वो इस बार काफी शांत तरीके से सिस्टम से पूछता है कि वो क्या है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि वो अब मास्टर है यूनिवर्स लेवल पावर का, जिन्हें मास्टर करके वो पूरे यूनिवर्स में कुछ भी कर सकता है। एक बार फिर वैंग कुछ समझ पाए तभी सिस्टम उसे टेलीपोर्ट करके उसकी रूफ टॉप पर पहुंचा देता है। वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो आराम से अभी रूफ टॉप पर ही बैठ जाता है और दोबारा सिस्टम से पूछता है कि उसके पास और कौन कौन सी पावर है और उन्हें मास्टर करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसकी सेकंड पावर है सिक्स्थ सेंस। इस पावर का यूज करके वो अपने आसपास के सभी चीजों का ऑरा देख और समझ सकता है। लेकिन अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने से वैंग बुरी तरह से थक भी जाता है और वापस क्यूब वर्ल्ड में आ जाता है। उसे अपनी ये पावर अब समझ आने लगी थी, मगर तभी उसकी चेस्ट में जोरदार पेन होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन वैंग अपने ही बेडरूम में होता और वो क्यूब अब उसकी बॉडी से बाहर आ चुका था। वो तुरंत ही क्यूब से पूछता है कि उसे क्या हुआ था, जहाँ पे क्यूब बताता है कि पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वैंग का स्टैमिना ओवर हो गया। वैंग बेड से उठता है और अपने कंप्यूटर की तरफ जाता है। वो इंटरनेट पर उस क्यूब और यूनिवर्स पावर के बारे में जानने के लिए ट्राई करता है, बट वहाँ उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। साथ ही साथ क्यूब भी उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। तभी उसे याओ का फिर से कॉल आता, जो कि उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थी और उसे मिलने के लिए वो इनवाइट कर रही थी। तो वैंग भी खुशी से झूम उठता है, मगर उसकी खुशी अगले ही पल खत्म हो जाती है जब उसने जून और उसके आदमियों की मार याद आती है। वो खुद को काफी स्ट्रांग बनाना चाहता था, जिसके लिए वो क्यूब से पूछता है कि उसके पास अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने का क्या तरीका है, जिस पे क्यूब उसे बताता है कि वो अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए उसे जेम्स और मिनरल की पावर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बैंक के पास इतने एक्सपेंसिव जेम्स के लिए पैसे नहीं होते, तो वो सिस्टम से पूछता है कि क्या उसे नॉर्मल स्टोन की हेल्प मिल सकती है। तो सिस्टम उसे बताता है कि नॉर्मल स्टोन से बात नहीं बनेगी और देखते ही देखते सिस्टम उसके घर को स्कैन करना शुरू करता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके घर में रखी एक क्रिस्टल स्टैचू और उसकी मॉम की डायमंड रिंग से काम चल सकता है, मगर वैंग उन चीजों का इस्तेमाल करने से मना कर देता है। जिसके बाद सिस्टम उसके घर के बाहर थोड़ा स्कैन करता है और उसे बताता है कि उसके घर के बाहर एक ट्री के पीछे भी एक स्टोन है जो थोड़ा बहुत लेवल अप करने में मदद करेगा। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और पूरा तैयार होके खुद को उस ट्री के पास टेलीपोर्ट करता है। स्टोन को ढूंढते हुए वैंग सिस्टम से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों करता है, जिस पर सिस्टम उसे बताता है कि वो वैंग को दुनिया का राजा बनते हुए देखना चाहता है। मगर वैंग कहता है कि उसकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, उसे सिर्फ याओ को प्रोटेक्ट करना है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वैंग को वो स्टोन
स्टोन मिल जाती है और स्टोन मिलते ही सिस्टम वैंग को वापस क्यूब के अंदर समन करता है और इस बार क्यूब की सारी वॉल्स में एक अलग तरह की पावर्स थी। सिस्टम वैंग को ऑर्डर करता है कि वो स्टोन को एब्जॉर्ब कर ले। वैंग ऐसा ही करता और तभी वैंग को उसकी बॉडी में एक अलग ही तरह की सेंसेशन महसूस होती है। सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके फर्स्ट स्टोन को एब्जॉर्ब करने के लिए। हालांकि यह स्टोन इतना भी पावरफुल नहीं था, मगर फिर भी अगर वैंग इसी तरह से कोशिश करता रहेगा तो एक दिन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल आदमी जरूर बन जाएगा। अगले दिन वो अपने ही बेडरूम में होता है, मगर इस बार वो काफी ज्यादा थक चुका होता है पिछली रात की मेहनत की वजह से, और वो ये भी देखता है कि वो स्कूल के लिए काफी लेट हो चुका है। वो जल्दी से तैयार होता है और खुद को स्कूल में टेलीपोर्ट करता है। स्कूल में याओ की वैंग की काफी चिंता हो रही होती है। वो उसके डेस्क पे आके उसे डांटने लगती है, जिस पर वैंग उससे कहता है कि वो अब से थोड़ा संभल कर रहेगा और कोशिश करेगा कि जून और उसके ग्रुप से दूरी रहे। कुछ देर के बाद जून क्लास में आ जाता है और वैंग को ढूंढने लगता है, मगर वैंग खुद को एक बुक से छुपा लेता है क्योंकि वो और कोई लड़ाई चाहता नहीं था। साथ ही वैंग सिस्टम से भी पूछता है कि अगर वैंग और जून के पूरे ग्रुप की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। इस पर सिस्टम बताता है कि जून के पूरे ग्रुप का पावर लेवल 5 है और वैंग का अकेले का 22, इसीलिए वैंग आराम से जीत सकता है। दूसरी तरफ जून अभी भी वैंग को ढूंढ रहा होता है, मगर याओ जून से कहती है कि वो उसे और वैंग को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। इस सिचुएशन में जून खुद को याओ के सामने हीरो बनाने का ट्राई करता है और कहता है कि वैंग एक बहुत ही कमजोर और बुजदिल किस्म का लड़का है जो याओ के पीछे छुपा रहता है। इससे पहले कि याओ उसे जवाब दे, वैंग पीछे से आगे आता है और एक स्माइल के साथ याओ के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे शांत होने को कहता है। वैंग को देखते ही जून उसका कॉलर पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है, मगर वैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से ट्विस्ट करने वाला होता है। जैसे ही दोनों के बीच फाइट होने ही वाली होती है, उसकी प्रोफेसर क्लास में आ जाती है और फाइट नहीं हो पाती, मगर जाते जाते जून वैंग को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है, जिसे वैंग भी एक्सेप्ट कर चुका था। और क्लास खत्म होने के बाद वैंग बास्केटबॉल क्लब में पहुंचता है, जहां उसे ये समझ आता है कि ये कोई मैच नहीं है, बल्कि जून ने तो वैंग की पिटाई का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये सब देखकर वैंग सिस्टम से अपने पावर लेवल और जून के लोगों का पावर लेवल को कंपेयर करने को बोलता है, जिस पर सिस्टम बताता है कि अगर ये सभी लोग एक साथ वैंग पे हमला करते हैं तो सिस्टम भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ये सुनकर पहले तो वैंग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में वो माइंड को यूज करते हुए जून को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अकेले अकेले मैच कर सके। ये सुनकर जून का एक मोटा सा दोस्त जो उन सभी में से सबसे ताकतवर था, वो आगे आता और वैंग को चैलेंज करता है। वैंग को यहाँ पर ये समझ तो आ गया था कि वो उसे आराम से हरा सकता है और मैच यहाँ पर शुरू होता है। वो मोटा आदमी वैंग की तरफ बॉल को फुल पावर से थ्रो करता है, जिससे वैंग भी आराम से डॉज कर लेता है और देखते ही देखते वो मोटा लड़का एक के बाद एक लगातार हमला करता रहता है, मगर वैंग उन सभी को डॉज करता है और कुछ ही देर में वो बुरी तरह से थक जाता है। मगर जून उसे काफी चीयर करता है, जिससे मोटे को भी मोटिवेशन आती है और वो फिर से एक बार वैंग की तरफ हमले की कोशिश करता है, मगर इस बार वैंग उसकी किक को डॉज भी करता है, साथ ही उसके फेस पे एक जोरदार पंच भी करता है, जो कि इतना जोरदार था कि वो मोटा वहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद जून काफी गुस्से में आ जाता है और वो अब अपने सभी आदमियों को एक साथ हमला करने का ऑर्डर करता है। वैंग को सिस्टम बताता है कि उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 30% हैं, लेकिन फिर भी वैंग खुद को तैयार करता है लड़ाई के लिए, क्योंकि वो अब पीछे नहीं हट सकता था। सभी लोग उस पर एक साथ हमले करते हैं। वैंग सभी के अटैक्स को बड़े ही अच्छे से डॉज कर रहा था, लेकिन फाइट में कोई खास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो उनके अच्छे खासे पंचेज और किक्स भी खा रहा होता है। जल्दी वैंग को समझ आ जाता है कि ऐसे तो वो फाइट से जीतने से रहा, इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो उन सभी से एक एक करके फाइट करे। ऐसा करके वो जीत भी रहा होता है। एक लड़के को वो पैरों से पकड़ के गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे काफी अच्छे खासे डैमेज वो दे पा रहा था। वो घूमते घूमते उस लड़के को भी जून के ऊपर फेंक देता है। जून जब तक खड़ा हो पाता वो देखता है कि उसके सभी आदमियों को वैंग ने बड़ी बुरी तरह से मार के अधमरा कर दिया है और वैंग की नजर अब जून की तरफ थी, जो उसे काफी डरावनी नजरों से देख रहा था। जून वैंग को अपनी तरफ आने से मना करता और वो काफी चीखता चिल्लाता भी है, मगर वैंग उसकी तरफ आता ही रहता है। तभी सिस्टम वैंग को वार्न करता है कि वो आगे ना जाए, क्योंकि उसने आज के लिए अपनी पावर का यूज काफी कर लिया है। वैंग ये सुनकर रुक जाता है, मगर तभी लाइट ऑन हो जाती है। वैंग और जून देखते हैं कि वहाँ एक दूसरी गैंग भी आ चुकी है, जो कि जून की अपोजिट टीम गैंग है, जिसका टीम लीडर हुआन है। यहाँ पर हुआन जून को ताना मारता है कि वो खुद को बड़ा ताकतवर समझता है, लेकिन वो और उसकी पूरी टीम मिलके भी एक अकेले लड़के को कुछ नहीं कर पाए। ये सब सुनकर जून को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन शर्म के मारे वो उनसे कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तभी वैंग उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में आता है और कहता है कि इस वक्त हुआन और उसकी गैंग अगर अपनी जान की फिक्र करते हैं तो चुपचाप यहाँ से चले जाए, क्योंकि वैंग काफी गुस्से में है और कहीं वो फ्लो में आके हुआन की गैंग का भी वही हाल ना कर दे जो बाकियों का किया है। ये वार्निंग सुनते ही हुआन की गैंग काफी गुस्से में आ जाती है और एकदम से ही वैंग पर हमला करने का ट्राई करती है। सिस्टम बार बार वैंग को वार्निंग देता है कि अब वो फालतू के पंगे ना ले, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा एनर्जी बची नहीं है। वैंग को भी लगता है कि वो बिना अपनी पावर का यूज किए सिर्फ स्ट्रेंथ के बल पे तो जीतने से रहा, इसीलिए वो फटाफट अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके
के पावर सप्लाई की तरफ जाता है और मेन सप्लाई को ऑफ कर देता है। हुआन के मेंबर को अंधेरे में लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसका फायदा वैंग उठाता है क्योंकि उसे अपने सिक्स्थ सेंस का यूज करके सभी का ऑरा फॉर्म दिखाई देता है। वो एक एक करके हुआन की भी पूरी गैंग को धो डालता है। सबको हराने के बाद वैंग लाइट ऑन करता है और जून देखता है कि हुआन की भी पूरी गैंग साफ हो चुकी है। वैंग जून को फिर से घूरता है, लेकिन इससे पहले कि वो जून पे अपने हाथ साफ करे, कोर्ट में स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ स्टाफ मेंबर के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वैंग खुद के ऊपर काबू लाता है। तभी वैंग के माइंड में एक प्लान आता है। दूसरी तरफ से स्टाफ मेंबर गेट को ओपन करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जून ने वैंग का कॉलर पकड़ रखा है और वैंग को काफी चोट लगी है। ये सब देखने से उन्हें ऐसा लगता है जैसे जून ही वहाँ सबकी पिटाई की हो और वो वैंग को भी पीट रहा हो। स्टाफ मेंबर जून को वैंग से अलग करते हैं और जून भी स्टाफ मेंबर से माफी मांगता है कि उसने ही सबकी पिटाई की है और अनऑफिशियली बास्केटबॉल कोर्ट का यूज किया है। असल में ये सब वैंग का ही प्लान था, जिससे वो किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन से बच जाए और उसे कोई फाइन भी ना देना पड़े। ये सब होने के अगले दिन वैंग को भी ये समझ आ चुका था कि बिना अपने पावर लेवल को अपग्रेड किए वो आगे किसी से भी फाइट नहीं कर सकता। इसीलिए वो जेम्स और कुछ एक्सपेंसिव स्टोन को ढूंढने के लिए माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ता है। माउंटेन में पहुंचने के बाद वो अपनी सिक्स्थ सेंस का यूज करके वैंग कुछ स्टोन को सेंस कर पाता है, मगर वो सभी जमीन के काफी अंदर थे। जहाँ जाने के लिए पहले तो वो काफी ट्राई करता है, मगर बाद में अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके खुद को डायरेक्ट ही एक केव में टेलीपोर्ट करता है। केव में टेलीपोर्ट करने के कुछ देर में उसे एहसास होता है कि जेम्स इस केव की नेक्स्ट केव में है। वो उन्हें सेंस करने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक स्नेक, जो अपने बहुत बड़े और भयानक सी जाव का यूज करके वैंग को एक ही बार में पूरा निगलने का चाह रहा था, मगर जब तक वो ऐसा कुछ करे वैंग खुद को केव में टेलीपोर्ट कर चुका होता है। अगले केव में आते ही वो स्नेक के खतरे से अनजान वैंग अपने स्टोन माइनिंग के काम में लग जाता है और कुछ टाइम तक माइनिंग करने के बाद उससे गलती से एक स्टोन नीचे रिवर में गिर जाता है। वैंग सेंस करने की कोशिश करता है कि उसने कुछ स्टोन को कहाँ गिरा दिया है, मगर तभी वो डरावना सा स्नेक अचानक से उसके सामने आ जाता है। उसे इतने सामने से देखकर उसकी बुरी तरह से फट जाती है और वो अपने शॉवल से स्नेक को भगाने का ट्राई करता है, मगर वो कोई नॉर्मल स्नेक थोड़ी था। स्नेक से बचने के चक्कर में वो खुद जाके रिवर में गिर पड़ता है, जहाँ स्नेक भी आ गया था। वो स्विम करके खुद को बचाने का ट्राई करता है, मगर तब तक स्नेक उसे अपनी पूंछ से जोर से पकड़ लेता है। वैंग अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और टेलीपोर्ट करके क्यूब स्पेस में जाने की भी, मगर सिस्टम उसे वार्न करता है कि अगर उसने अभी इस हालत में टेलीपोर्ट किया तो स्नेक भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाएगा। वैंग अपनी शॉवल का यूज करता है और स्नेक की पूंछ पर इतनी जोर से मारता है कि स्नेक उसे छोड़ देता है और उसी टाइम वो जल्दी से खुद को टेलीपोर्ट करके क्यूब स्पेस में आ जाता है। वो वहाँ पर कुछ देर आराम करता है और रिलैक्स करने के बाद वो सिस्टम को 11 स्टोन देता है और उसे एब्जॉर्ब करने को कहता है ताकि वो बाहर जाकर उस स्नेक को खत्म कर सके। यहाँ पर सिस्टम उसे बताता है कि 3 स्टोन को एड अप करके एक एंशिएंट स्टोन बना सकता है वो, जो कि ज्यादा पावरफुल और स्पेशल एबिलिटी देगा। वैंग को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन ये सुन के उसे गुस्सा भी आता है कि ये पूरा प्रोसेस होने में 5 दिन का टाइम लगेगा। वो फिर से डिसाइड करता है कि 11 में से 9 स्टोन को वो एड अप करेगा और बाकी के 2 स्टोन्स को वो अभी के अभी एब्जॉर्ब करेगा ताकि बाहर जाके उस स्नेक को उसकी औकात दिखा सके। सिस्टम ऐसा ही करता है और वैंग स्नेक के सामने टेलीपोर्ट होता है, जहाँ पर एक भयानक फाइट के बाद वो स्नेक को बड़े आराम से मौत की नींद सुला देता है। जिसके बाद वो उस स्टोन को ढूंढता है जो उसने गलती से रिवर में गिरा दिया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वैंग को जब वो स्टोन मिलता है तो वो देखता है कि ये स्टोन वैसे तो नॉर्मल है, मगर उसमें एक अलग तरह की चमक थी। ये देखकर उसे एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया आता है। अपनी माइनिंग कंप्लीट करने के बाद वैंग वहाँ से निकल पड़ता है, जहाँ पर जून और हुआन दोनों ही वैंग से हार के काफी शर्मिंदा होते हैं और आपस में वैंग से रिवेंज लेने का प्लान बनाते हैं। तभी हुआन जून से कहता है कि हमें कोई बहुत ही बड़े गैंगस्टर की हेल्प चाहिए जो हमारा काम कर सके, जिसके लिए हुआन लाओ नाम के आदमी को सजेस्ट करता है। ये नाम अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है, इसीलिए जून काफी डरी डरी आवाज में कहता है कि लाओ जैसे एक फेमस आदमी उनका काम क्यों करेगा, जिसपे हुआन उसे रिवील करके बताता है कि लाओ कुछ दिनों से याओ नाम की लड़की को ढूंढ रहा है, तो अगर वो उसे याओ का पता बता देता है तो शायद वो उनकी हेल्प वो जरूर करेगा। वहीं इधर वैंग याओ के साथ अपनी पहली डेट में आया था, जिसे वो लोग काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद डिनर करते हुए वैंग याओ को प्रेजेंट के तौर पर वो जेम स्टोन देता है जिसे उसने माइनिंग से निकाला था। याओ भी इस स्टोन को देखकर काफी खुश होती है और वैंग से प्रॉमिस करती है कि वो उसे हमेशा अपने पास रखेगी, एक लॉकेट के रूप में। अगले दिन वैंग याओ का बस स्टॉप पे वेट कर रहा था ताकि वो साथ में स्कूल जा सके, मगर 1-2 घंटे तक वेट करने पे जब वो नहीं आती तो वैंग काफी टेंशन में आ जाता है। तभी वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि पास की एक सोसाइटी में एक लड़की का किडनैप हो चुका है और वैंग को भी याद आता है कि ये तो वही सोसाइटी है जहाँ पर वो रहती है और वो भागते हुए याओ के घर की ओर निकल पड़ता है। याओ के घर के नीचे वो देखता है कि उसकी मॉम रोते हुए पुलिस ऑफिसर को कुछ बता रही होती है, जो कि ये था कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और एविडेंस के तौर पे उसके रूम में एक डॉल है जिसपे काफी ब्लड है। वैंग वहाँ की पूरी सिचुएशन काफी अच्छे से समझता है और जून को भी वहाँ पर
देखता है जो काफी गुस्से में है और शायद उसे इस किडनैपिंग के बारे में कुछ तो पता है। तो वो जून को वहीं रास्ते में रोककर पूछताछ शुरू करता है, जहाँ पे जून को थोड़ा डराने धमकाने के बाद उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी तरफ हम एक बंद पड़ी पुरानी से बिल्डिंग में लाओ को देखते हैं, जिसने याओ को किडनैप कर लिया था और हुआन को गोल्फ स्टैंड की तरह यूज करके उसकी जम की पिटाई भी कर रहा था। इसके बाद लाओ याओ की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब जबकि उसने सब देख लिया है कि उसका गुस्सा कैसा है, तो वो साफ साफ लाओ के सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दे दे। वो उसे एक आदमी की फोटो दिखाता है जिसका नाम जिन है, लेकिन याओ उसे पहचानने से पूरी तरह से इनकार कर देती है। लाओ गुस्से में उसे बताता है कि जिन ने आज से काफी साल पहले याओ के चक्कर में ही पूरी माफिया इंडस्ट्री से पंगा ले लिया था और याओ को मालूम भी नहीं कि वो कौन है। ऐसा कैसे हो सकता है? लाओ के लाख बार पूछने पर भी जब याओ कुछ भी नहीं बोलती तो लाओ उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसका बटलर उसे रोक देता है। साथ ही वो लाओ को सजेस्ट करता है कि अगर उन्हें जिन चाहिए तो उन्हें याओ को सही सलामत रखना होगा। लाओ कहता है कि उन्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके साथ वर्ल्ड लेवल के प्रोफेशनल किलर्स हैं, लेकिन बटलर कहता है कि उन्हें उस आदमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए जिसने पूरी माफिया इंडस्ट्री से अकेले ही पंगा ले लिया था। वहीं इधर जून वैंग को बता रहा होता है कि लाओ एक रॉयल माफिया फैमिली का मेंबर है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी जिन आता है और लाओ को बड़ी बुरी तरह से सिर्फ हराता ही नहीं बल्कि उसकी 2 फिंगर्स भी काट देता है, जिसका गुस्सा आज तक लाओ के ऊपर सवार है। और क्योंकि एक बार जिन ने याओ की जान बचाई थी जब वो हाई स्कूल में थी, इसीलिए लाओ को शक है कि जिन और याओ का कोई कनेक्शन जरूर है। सारी बातें सुनने के बाद वैंग डिसाइड करता है कि अब वो अकेले ही याओ को बचाने के लिए जाएगा। वैंग याओ के लॉकेट को सेंस करते हुए उसकी लोकेशन तक पहुंच जाता है, जहां अंदर जाने से पहले उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जिस स्टोन को मर्ज करने के लिए 5 दिन का टाइम लगना था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैक्सिमम 30 मिनट में पूरी तरह रेडी हो जाएगा। बिल्डिंग के अंदर से लाओ देखता है कि वैंग वहां तक पहुंच चुका है, जिस पर लाओ का एक किलर उससे बोलता है कि वैंग को सिर्फ वही मारना चाहता है क्योंकि वैंग के साथ उसका पुराना हिसाब चुकता करना है। ये सुनकर लाओ जोर से हंसने लगता है और उसे परमिशन दे देता है, लेकिन उससे पहले वो एक बार वैंग के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए अपने कुछ आदमियों को आगे करता है। वैंग बिल्डिंग के अंदर आता है जहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा विशाल से आदमी उसका वेट कर रहा होता है, जिसने ऊपर जाने के रास्ते को लॉक कर दिया था। उस लॉक पर एक स्पेशल स्पेल था जिसे सिर्फ उसकी चाबी से ही ओपन किया जा सकता था। यहीं पे वो बड़ा आदमी वैंग को चैलेंज करता है कि अगर वैंग उसे हरा देता है तो वो उससे चाबी ले सकता है वरना भूल जाए। वैंग सिस्टम से उन दोनों के पावर लेवल को कंपेयर करने को कहता है, जहाँ पता चलता है कि वैंग का लेवल अभी 50 है और बड़े आदमी का लेवल 52। और यहाँ पर पावर गैप होने के बाद भी वैंग उस आदमी से डरता नहीं और उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि वो याओ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो बड़ा आदमी उसकी इस स्पिरिट को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो उसे उसके साथ अपने एक कमरे में आने को बोलता है जहाँ पर उनका एक मैच होगा। एक तरफ लाओ ये सब चीजें लाइव देख रहा होता है सीसीटीवी और मॉनिटर की हेल्प से, साथ ही याओ को भी ये सब दिख रहा होता है। रूम में एंटर करने के बाद वैंग और बड़ा आदमी अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और फाइट शुरू करते हैं। वो बड़ा आदमी पहले किक करता है जिससे वैंग डॉज कर पाता है, मगर उसके अगले हमले को नहीं। बड़ा आदमी वैंग के पेट में वार करता है जिससे वैंग डॉज तो कर लेता है मगर उसके इम्पैक्ट से बड़ी दूर जाकर गिरता है। अब वैंग को भी गुस्सा आ चुका था और अब वो उस आदमी के बड़े से बॉडी का फायदा उठाता है और उसे एक हैमर समन करके जोर से हिट करता है। वो इस हमलों को झेल नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद वैंग उस आदमी से चाबी ले लेता और डोर अनलॉक करके आगे बढ़ जाता है। ऊपर जाते हुए सिस्टम वैंग को वार्न करता है कि उसकी तरफ कोई चीज बड़ी स्पीड से आ रही है और वैंग को उसे डॉज करना पड़ेगा। तो वो डॉज करता और वो देखता है कि वो चीज एक निंजा कुनाई था। तभी एक निंजा वैंग के पीछे आ खड़ा होता है जो वैंग को किक करता है। वैंग किक तो डॉज कर लेता है मगर स्टेयर्स से नीचे गिरते गिरते बचता है। निंजा वैंग की स्पीड को देखकर इम्प्रेस था, इसीलिए वैंग को वो वहाँ पर खत्म नहीं करता बल्कि उससे कहता है कि वो वैंग से आगे मिलेगा जहाँ वो वैंग को खत्म कर देगा। ये बोल के निंजा ऊपर चला जाता है। यहाँ पर वैंग जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और आगे बढ़ के देखता है कि वो एक कमरे में है जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है। वैंग उस कमरे में सीधे सीधे चलना शुरू करता है। वहीं कमरे के किसी कोने से छुप के निंजा वैंग को देख रहा था और सही टाइम देखकर वो अपनी नाइफ से वैंग के ऊपर एक के बाद एक लगातार जोरदार हमले करता है और अचानक से वो अपनी नाइफ को वैंग की तरफ फेंकता है जिसे वैंग डॉज कर लेता है, मगर अपने निंजा आर्ट का यूज करके वो नाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है जो वैंग को डैमेज कर देती है, मगर साथ ही साथ निंजा को एक दो अच्छी वाली किक भी देता है और बाद में वो खड़े खड़े यौन करने लगता है जैसे उसके लिए ये सब काफी बोरिंग है और वो निंजा के साथ पूरा दिन ये गेम खेल सकता है। निंजा को ये देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो बचपन से ही लोगों से सिर्फ पिटाई खाई है और इसीलिए उसने काफी सख्त ट्रेनिंग की है। ये एक अंधेरा कमरा है जिससे कि उसकी आई अब डार्क में भी सब कुछ देख सकती थी। अंधेरे में निंजा फिर से छुपकर वैंग पर नजर लगाता है, लेकिन उसे ये बात का अंदाजा नहीं था कि वैंग के पास सिक्स सेंस है जो उसे सब कुछ सेंस करने की शक्ति देती है, मगर फिर भी वैंग ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ भी दिख नहीं रहा हो। निंजा इस बात का फायदा उठाता और वैंग पे हमला करने का ट्राई करता है, मगर क्योंकि वैंग को सब कुछ दिख रहा होता
होता है, इसलिए वो इजिली निंजा के अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो एक बेसबॉल बैट को समन करके निंजा को वहीं पर हरा देता है। निंजा को हराने के बाद वैंग आगे के रूम में जाता है, जहाँ उसे एक मिडिल एज मैन दिखता है जिसकी बॉडी काफी सॉलिड थी और माइंड एकदम काम, और वो वैंग का ही वेट कर रहा होता है। वो बुढ़ा वैंग की तारीफ करता है कि तुम इतनी दूर आ गए हो, लेकिन वैंग उसकी बातें पूरी नहीं होने देता और पूरी ताकत से उस पर बेसबॉल बैट से वार करता है, लेकिन बुढ़ा उसके वार को रोक लेता है, उसे खींचता है और जमीन पर पटक देता है। जब वो देखता है कि वैंग अभी भी होश में है तो वो अपना लेवल को और भी आगे बढ़ा देता है। तभी क्यूब वैंग को बताता है कि जेम स्टोन मर्ज होने में सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। वैंग कॉन्फिडेंट होता है कि वो 1 मिनट तक फाइट कर सकता है। तभी बुढ़ा उसकी गर्दन को लॉक कर देता है। वैंग अपने स्टोरेज से एक नाइफ निकालता है, लेकिन बुढ़ा उसे भी रोक लेता है। तभी वैंग टेलीपोर्ट करके नाइफ को दूसरे हाथ में ले आता है और उसे अच्छा खासा चोट पहुंचाता है। खुद को छुड़ाने के बाद वैंग उस पर मुक्का मार देता है, लेकिन उसका हाथ ही दर्द होने लगा था। वो बूढ़ा अपनी मसल फ्लेक्स करता और कहता है कि वैंग के पास उससे लड़ने की ताकत नहीं है। फिर वो जमीन में एक गड्ढा कर देता है एक ही पंच में और वैंग पर लगातार अटैक करता है। वैंग बार बार गिरता है और जितनी भी कोशिश करता है वो उसे चोट तक नहीं पहुंचा पाता। वैंग कहता है कि वो याओ को बचा के रहेगा, लेकिन वो बूढ़ा उसके हाथ को ही तोड़ देता और उसे पिलर से चिपका के जोर से मुक्का मारकर बेहोशी कर देता है। वैंग जमीन पर पड़ा होता है जब क्यूब उसे बताता है कि जेम स्टोन अब मर्ज हो चुके हैं और उसके स्टैट्स काफी इंक्रीज हो गई है। वैंग को अंदर से एनर्जी फील होती है और वो उठता है। अब वो कहता है कि वार्म अप खत्म हो गया है, अब असली फाइट होगी। बुड्ढा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करता है वैंग अब उसे ज्यादा तेज और ताकतवर बन गया था। वैंग बूढ़े को रैपिड पंचेस मारता और वो डॉज भी नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वैंग फाइट को खत्म कर रहा होता है उसकी स्किन टूटने लगती है। क्यूब बताता है कि ये सिस्टम उसका लेवल अप के बाद टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहा है। वैंग गुस्से में कहता है कि ये टाइम सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा का हमला जारी रखता है और उसे इतने जोर से मुक्का मारता है कि वो वॉल से जाकर टकराता है। वैंग फाइनली बुड्ढे को हरा देता और अगली फ्लोर की तरफ आगे बढ़ता है। याओ और लाओ दोनों उसकी फाइट देख रहे होते हैं। याओ रिलीव फील करती है, लेकिन लाओ गुस्से में था कि उसके 3 फाइटर एक आम लड़के से हार गए। उसका बटलर उसे समझाता है कि अब जो फाइटर बचे हैं वो प्रोफेशनल हैं और वो जरूर वैंग को हराएंगे, लेकिन लाओ को यकीन नहीं होता। बटलर बताता है कि एक लड़की जो मार्शल आर्ट एसोसिएशन से आई है उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है, जब वो ब्रेसलेट हटाएगी तो वो सबके लिए खतरा बन जाएगी, इसीलिए उन्हें बिल्डिंग को छोड़ देनी चाहिए। वैंग इतनी फाइट के बाद थक गया होता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहता है। क्यूब उससे कहता है कि वो इमोशनली अनस्टेबल है और उसे शांत होना चाहिए, लेकिन वैंग कहता है कि जब याओ खतरे में है तो वो शांत नहीं रह सकता। वो टॉप फ्लोर पर पहुंचता है जहाँ पर उसके सामने 2 मार्शल आर्टिस्ट खड़े होते हैं, एक लड़की जिसका नाम कोई होता है और उसका पार्टनर स्टोन। कोई बड़ा ही खुश मिजाज अंदाज में वैंग का वेलकम करती है। उसके हाथ में एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जिससे वो वैंग के हार्ट पे पॉइंट करती है। डिवाइस दिखाता है कि वैंग के पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है। स्टोन उसका एनालिसिस करता और कहता है कि वैंग कोई स्पेल पावर भी नहीं जानता, शायद वो बॉडी रिफाइनिंग जैसा कोई टेक्निक यूज करता है। कोई एक्साइटेड हो जाती है और वैंग के हाथ को पकड़ लेती है, सोचती है कि अगर उसका पावर एब्जॉर्ब कर ले तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वो वैंग को पंच करती है मजाक ही में, लेकिन वैंग गुस्से में उसे पंच कर देता है और उस लड़की को पेन में मजा आता था। वो एक प्रॉपर मैसोचिस्ट होती है। वो वैंग के पंच से उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करती और ब्लश करने लगती है। वो खुद ही वैंग पर अटैक करती है और उसे चैलेंज करती है ताकि वो सीरियस हो जाए। जब वैंग उसे पूरी ताकत से पंच करता है तो कोई भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि और जोर से मारो। स्टोन उसकी मेंटल स्टेट को देखकर थोड़ा परेशान था। कोई यहाँ पर फिर से वैंग पर और भी ज्यादा एग्रेसिव अटैक करती है। क्लॉज निकालकर उसके ब्लड से उसका एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, लेकिन जब वो अपना डार्क एनर्जी अनलीज करती है तो स्टोन उसे रोकता और प्रेशर पॉइंट पर नीडल चुभाकर उसे अनकॉन्शियस कर देता है। वैंग यहाँ पर हैरान था ये सब देखकर, लेकिन उसे लगता है कि अभी भागना सही रहेगा। जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो स्टोन उस पर विंड ब्लास्ट चला देता है। फिर भी वैंग फाइट करने का सोचता है, लेकिन जब कोई बेहोश हालत में चिल्लाने लगती है तो स्टोन फाइट छोड़ देता और उसकी केयर करता है। वो वैंग से कहता है कि वो याओ को बचा ले, तो वैंग कहता है कि क्या वो हार मान गया, लेकिन स्टोन कहता है कि वो ऑफिशियली डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे मार देगी। वैंग उसे प्रेशर में डालने के लिए कहता है कि अगर फाइट ओवर नहीं है तो वो मानेगा नहीं। स्टोन अब यहाँ पर एक कॉइन निकालता है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल था और उस पे अपने ब्लड की कसम लेता है कि वो वैंग पर पीठ पीछे कभी हमला नहीं करेगा। वैंग उसकी इस कसम का रिकॉर्ड करता है और कॉइन ले लेता है, फिर थोड़ा मजाक उड़ाता है और आगे बढ़ जाता है। आगे स्टोन अपने तीसरे टीममेट को कांटेक्ट करता है, लेकिन उस लड़की पर कोई पीठ पीछे से हमला कर देता है। तभी लाओ का लास्ट असैसिन मुसीन सीन में आता है। लाओ परेशान हो जाता है और सोचता है कि जरूर जिन ने ही सबको हरा दिया होगा, लेकिन मुसीन अभी भी सिर्फ वैंग में ही इंटरेस्टेड था। ये सुनते ही लाओ बिल्कुल फ्लिप कर
कर जाता है। वो मुसीन को कहता है कि अगर वो वैंग को पहले खत्म करे तो वो उसके ऊपर पेमेंट को ट्रिपल कर देगा, लेकिन मुसीन को पैसों से खरीदने वाली बात पसंद नहीं आती। उसका पपेट एक फ्लाइंग स्लैश लाओ की तरफ भेजता है, लेकिन बटलर उसे रोक लेता है और लाओ को बोलता है कि अब सब कुछ उसके हाथ से बाहर हो चुका है। दूसरी तरफ वैंग याओ को ढूंढने में लगा हुआ था। वो दरवाजा तोड़कर ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है। उसे याद आता है कि क्यूब ने बिल्डिंग में 7 एनिमीज डिटेक्ट किए थे और अब सिर्फ 2 बचे हैं। वो और भी चौकन्ना हो जाता है कि कहीं वो बिना तैयारी के किसी से ना भिड़ जाए। यहाँ तक कि चूहे के भागने की आवाज भी उसे डरा देती है। क्यूब बताता है कि एक ओपोनेंट गायब हो गया है और अब सिर्फ एक ही बचा है। तभी वैंग को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो घूमता है तो देखता है कि मुसीन और उसका पपेट सैन उसे हाई ग्राउंड से देख रहे हैं। क्यूब बताता है कि उनका कॉम्बाइंड कॉम्बैट लेवल 7 है। वैंग हैरान होता है क्योंकि उन दोनों से काफी डार्क ऑरा निकल रहा था। क्यूब उसे वार्न करता है कि पपेट के अंदर एक एडवांस डिवाइस है, लेकिन उसके अलावा कुछ खास नहीं है उसके पास। मुसीन वैंग को कहता है कि उसे कमजोर समझने की गलती ना करे। वो अपनी पावर को अनलीज करता है और एक स्पिनिंग किक से वैंग को उड़ा देता है। वैंग यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक मुसीन उसकी तरफ आता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक ब्लास्ट में बदल देता है। मुसीन कहता है कि वो और वैंग एक दूसरे के उल्टे हैं। वैंग सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जबकि मुसीन के पास सिर्फ टेक्निक है। वैंग को कुछ खाली बियर बॉटल्स मिलती हैं और वो उन्हें मुसीन पर फेंकता है, लेकिन मुसीन अपने तलिस्मान से उन्हें काट देता है। और इसी बीच वैंग उस पर लगातार हमला करता है, लेकिन मुसीन इजिली डॉज कर रहा था और फिर से एक किक मार देता है। वैंग लगातार अटैक करता है, लेकिन मुसीन ज्यादा स्किल्ड था उससे और वो उसे पीछे धकेल देता है। तब वैंग उसकी आंखों में धूल झोंक देता है और सुपर स्पीड से डॉज करता है। मुसीन किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसकी शर्ट से एक छोटी बॉटल गिरती है और वैंग उसे ब्रेक होने का मौका नहीं देता। मुसीन पार करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग उसके पीछे पीछे पंच और किक मारता है। मुसीन की आंखों की बॉटल भी टूट जाती है, लेकिन मुसीन वापस अपने फ्लो में आता है। वैंग के सीने पे वो स्पेल चिपकाता और उसे दूर फेंक देता है। अब मुसीन अटैक मोड में आता है और वो वैंग को एक वॉल के पार फेंकता है और अपने पपेट को उसके पीछे भेजता है। वैंग पूरी तरह से हैरान था क्योंकि पपेट फ्लैश की तरह तेज चलता है और वो स्पिरिट एनर्जी बुलेट से उसके ऊपर फायर भी करता है। वैंग कुछ हिट्स लेता है, लेकिन जल्दी कंट्रोल कर लेता है। वो बुलेट्स को भी डॉज करता है और फिर वो सीधा ही पपेट की तरफ डैश करता है और उसे फुल स्ट्रेंथ से पंच करता है। लेकिन उसका ध्यान जब पपेट पे होता है तो मुसीन पीछे से आकर उससे सुपरमैन पंच मारने की कोशिश करता है। वैंग तैयार होता है और दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं। डस्ट के सेटल होने के बाद वैंग वहाँ पर 360 डिग्री में खून थूकता है। मुसीन हंस रहा होता है, लेकिन देखता है कि वैंग ने उसके बाल पकड़ लिए हैं। मुसीन पैनिक कर जाता है और वो बहुत जोर से चीखता है क्योंकि वो अपने बालों पर बहुत ध्यान देता था। अब वैंग थोड़ा टर्न लेता है, थोड़ा पर भी होने का। मुसीन थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही हर्ट हो जाता है। वैंग उसकी हाथ पे थूकता है और उसे जोर से थप्पड़ मार देता है, लेकिन कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ ही पल टिकता है क्योंकि उसे लगता है कि मुसीन एक नॉर्मल ह्यूमन के स्ट्रेंथ का ही था और उसका पंच अब तक उसे उड़ा चुका होता। मुसीन फिर भी जिंदा होता है। स्पेल टूट जाती है, लेकिन वो उठ जाता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसके बॉडी से और भी ज्यादा डार्क ऑरा निकलता है। मुसीन अपनी पूरी पावर अनलीज करता और वैंग कुछ समझ भी नहीं पाता और मुसीन सुपर स्पीड से आके वैंग को अटैक करता है। अपने स्पेल्स चिपका के उसे बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। पपेट से उस पर दोबारा फायर होती है। वैंग बुलेट को डॉज करता है और पपेट को पकड़ता है, लेकिन मुसीन उसे स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से लपेट के बिल्डिंग के चक्कर में घुमाता है और वहीं की वॉल पे दी मारता है। वैंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन मुसीन का स्पेल उसके हाथ को इतना हैवी कर देता है कि वो उठ भी नहीं पाता। फिर वो एक स्पेशल स्पेल से वैंग को बेहोश करता है। अब यहाँ पर मुसीन सोचता है कि वो जीत गया, लेकिन जब धुआं हटता है तो वो देखता है कि वैंग ने उसके अटैक को एक शॉवेल से ब्लॉक किया था। मुसीन पपेट से अल्टीमेट अटैक को भेजता है, लेकिन वैंग रेडी था। वो पूरी एनर्जी से टेलीपोर्ट करता और शॉवेल से पपेट को तोड़ देता है। मुसीन यहाँ पर पूरा हैरान होता है। वैंग उसके पपेट की स्ट्रिंग को पकड़ता है तो मुसीन सोचता है कि स्पेल की वजह से वैंग रुक गया होगा, लेकिन ये गलत था। वैंग उसे खींच लेता और बेसबॉल की तरह खेलता है। फिर एक पावरफुल हिट देता है जो मुसीन को वॉल पे दे मारता है। स्ट्रिंग टूट जाती है और मुसीन नॉर्मल फॉर्म में लौट के बेहोश हो जाता है और उसका स्पेल भी गायब हो जाता है और वैंग लड़खड़ाते हुए याओ को ढूंढने चलता है। मुसीन का पपेट बीप करने लगता है और अचानक मुसीन स्पेल से हवा में आ जाता है। वो कहता है कि वैंग जीत गया हो तो क्या हुआ, आखिर में वो मर ही जाएगा। वो पपेट के बॉम्ब को एक्टिवेट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वैंग ने पपेट को स्पेस रूम में डाल दिया होता है। मुसीन पैनिक करता है और बार बार बॉम्ब एक्टिवेट करता है, लेकिन कुछ होता नहीं। तभी वैंग एक सुपर जंप करके बिल्डिंग से कूद जाता है। वैंग मुसीन को फिनिश करने के लिए जंप करता है, लेकिन मुसीन एक्सप्लोसिव स्पेल फेंकता है। वैंग ब्लास्ट में उड़ जाता है और एक क्रेन पकड़ के बच जाता है, लेकिन मुसीन उसके डेब्रिस को कंट्रोल करता और वैंग पे बरसा देता है और यहाँ पर वैंग बेयरली बच पाता है उससे। मुसीन और भी स्पेल के साथ उसे न्यूक करता है और यहाँ पर वैंग ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गया था, लेकिन याओ के ख्वाब देख के उसे एक नया एनर्जी बूस्ट मिलता है। उसके हाथ जल रहे होते हैं, लेकिन वो उसे वेपन बना लेता है और वो मुसीन पर हमला करता है जब तक दोनों जमीन तक नहीं गिर जाते। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जमीन पर गड्ढे पड़ जाते हैं। क्यूब लास्ट मोमेंट पे वैंग को स्पेस रूम
में खींच लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद उसे वापस बाहर निकाला जाता है। वो जला हुआ था, ब्लीडिंग हो रहा था और नींद में भी वो याओ का ही नाम ले रहा था। अचानक बारिश शुरू होती है और उसे जगा देती है। वो तुरंत याओ को ढूंढने लगता है, लेकिन पहले उसे मुसीन के कपड़ों का एक गीला ढेर मिलता है जहाँ से मुसीन गायब था। वैंग को फर्क नहीं पड़ता और वो बिल्डिंग में लौटता है और एक कॉर्नर में लाओ के चमचे हुआन को रोता हुआ देखता है। गुस्से में उससे पूछता है कि याओ कहाँ पर है, तो वो एक कमरे की तरफ इशारा करता है। वैंग देखता है कि याओ बिल्कुल ठीक है। जब वो उसे बंधक से खोलता है तो याओ कहती है कि कुर्सी के नीचे बॉम्ब लगा है, अगर वो उठी तो ब्लास्ट हो जाएगा। याओ उससे कहती है कि खुद को बचा ले, लेकिन वैंग कहता है कि वो आज और भी ब्लास्ट से बच चुका है। वो बॉम्ब को निकालता है, लेकिन तभी लाओ बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। वो कहता है कि ये रूम मुसीन ने इंचेंट किया था और यहाँ से टेलीपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। लाओ हंस रहा होता है और अंदर उन दोनों के मरने का इंतजार करता है। यहाँ पर क्यूब कंफर्म करता है कि टेलीपोर्ट काम नहीं करेगा, लेकिन वो उसे वायर कट करने का सही ऑर्डर बता देता है। वैंग बॉम्ब के वायर को काट देता है ताकि वो तुरंत ना फटे और फिर उसे स्पेस रूम में फेंक देता है। सोचता है कि अब वो सब सेफ है। या उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है और वैंग उसे यकीन दिलाता है कि अब वो सेफ है। लेकिन जैसे ही बॉम्ब का काउंटडाउन 0 तक पहुंचता है, स्पेस रूम के अंदर वैंग एकदम से ब्लैंक हो जाता है। उसे कुछ महसूस ही नहीं होता, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। या वो पैनिक में उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग को धीरे धीरे समझ आता है कि बॉम्ब ने पपेट के अंदर जो पावरफुल जेम स्टोन था उसे भी एक्टिवेट कर दिया, जिससे स्पेस रूम में एक छेद हो गया था। अब यहाँ पर वैंग बड़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। लाओ को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका बॉम्ब काम नहीं करता जैसा सोचा था, तो वो खुद ही एक्शन लेने का डिसाइड करता है। वो रूम में घुसकर याओ को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका बटलर आता है और बताता है कि जिन नाम का बंदा आ गया है और उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। लाओ और उसका बटलर वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि जिन कंक्रीट में से सीधा फेस करके रूफटॉप पे लैंड करता है। याओ बेहोश होके वैंग के ऊपर गिर जाती है और वैंग वहाँ पर उठता और सोचता है कि क्या अभी भी उसके पास उसे हॉस्पिटल ले जाने का वक्त है। तभी जिन रूम में आता है और कहता है कि हॉस्पिटल उसे नहीं बचा पाएगा, लेकिन वो कर सकता है। जिन याओ को टेलीपोर्ट करके ले जाता है। यहाँ पर वैंग चीखता है उसे रोकने के लिए, लेकिन जिन बोलता है कि तू अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिर वो विंडो से जंप कर जाता है। वैंग चीखता रहता है याओ का नाम लेकर, लेकिन सिर्फ जिन के डोमेन एक्सपेंशन का एक ग्लिम्स दिखाई देता है। जिन कहता है कि वैंग को कुछ भी नहीं पता याओ के बारे में और इस सुपर ह्यूमन दुनिया के बारे में, लेकिन उसे सब पता है और वो ये सब खत्म करेगा। वैंग पूरी तरह से टूट जाता है। याओ को खोना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो चुपचाप से याओ के दुखी पेरेंट्स को दूर से देखता है और अपने आप से नफरत करता है कि वो अपनी लड़की को भी नहीं बचा पाया। उसके पास कोई आइडिया नहीं होता कि याओ को ढूंढना कहाँ से शुरू करे। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है और उससे एक लेडी उसका नाम लेकर बुलाती है। जब वैंग रिएक्ट नहीं करता तो वो कहती है कि उसे पता है लाओ कहाँ पर है। ये सुनकर वैंग तुरंत उसकी तरफ मुड़ जाता और पूछता है, तो वो लेडी कहती है कि अगर वो बात करना चाहता है तो उसके साथ चले। वो उसे एक कैफे में लेकर जाती है और कॉफी पीती है, जबकि वैंग उसे घूरते हुए सिर्फ एक ही सवाल करता है कि लाओ कहाँ पर है। वो लेडी कहती है कि पहले उसके कुछ सवालों का जवाब दो। तुम्हें क्या लगता है कि सुपर ह्यूमन और कल्टीवेटर और वो लोग जो इंसानों से ज्यादा पावरफुल हैं, सोसाइटी से वो छुपे कैसे रहते हैं? वैंग कहता है कि शायद वो अच्छे से डिस्गाइज कर लेते हैं, लेकिन वो लेडी हंस के बोलती है कि तुम बहुत ही भोले हो। वो कहती है कि कुछ लोग होते हैं जो सुपर ह्यूमन के मेस को संभालते हैं। वैंग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था, लेकिन वो लेडी कहती है कि कम से कम प्रिटेंड तो करो कि तुम्हें परवाह है, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो तुम्हें अब तक जिंदा रखे हुए थी। तभी वैंग कॉफी का एक सिप लेता है और स्मोक करता है। वो कहता है कि तुम्हारे टेबल के पीछे जो 3 बंदे हैं जो मुझे किसी भी वक्त गोली मारने को रेडी हैं, क्या वो भी तुम्हारे प्रोटेक्शन सर्विस का पार्ट है? तीनों बंदे चौंक जाते हैं और वो लेडी भी सरप्राइज होती है। वो अपने गन की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन वैंग शांत रहता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग फाइट नहीं चाहते तो बात को पीसफुली कर सकते हो। वो लेडी उसकी बात मान लेती है और अपने लोगों को सिग्नल देती है बैक होने का। वैंग अपने सुपर सेंसेस यूज करके उसके कार्ड का नाम और टाइटल पढ़ता है। उसका नाम होता है मियू और वो सुपर ह्यूमन मैनेजमेंट ब्यूरो की टास्क फोर्स लीडर होती है। वैंग कहता है कि मुझे लगता है तुम मुझे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन तुम्हारा पर्पस क्या था? मियू कॉन्फिडेंटली कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि तुम्हें भी मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। वैंग पूछता है कि क्या तुम चाहती हो मैं ब्यूरो के लिए मर्सनरी बन जाऊँ? फिर बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे लोग तो सी रैंक से नीचे के लूजर्स हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि वैंग कम से कम बी रैंक का सुपर ह्यूमन है। मियू को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि अगर तुम्हें लाओ के बारे में इन्फो चाहिए तो तुम्हें 3 मिशन करने होंगे। वैंग कहता है कि मैं सिर्फ एक ही करूंगा और मुझे जिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मियू बिना बार्गेन किए मान जाती है, जो वैंग को बहुत हैरान करता है। मियू से कहती है कि मिशन सिंपल है, 1 दिन लगेगा और पैसे भी मिलेंगे, लेकिन वैंग पूछता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं? मियू थोड़ा ऑफेंड होकर कहती है कि हमने अभी एक अच्छी बातचीत की है, क्या ये प्रूफ काफी नहीं है? वैंग कंफ्यूज होता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो डिसाइड करता है कि मियू को यूज करेगा ताकि ब्यूरो के अंदर घुस के अपने क्वेश्चन का वो जवाब ढूंढ सके। दूसरी तरफ न्यू अपनी कार में बैठी होती है जब उसका ड्राइवर पूछता है कि तुम्हें इतने डेंजरस आदमी से
ऐसा डील क्यों किया। म्यू कहती है कि बड़ा प्रॉफिट बड़ा रिस्क, मुझे प्रमोशन चाहिए और वैंग मेरी टिकट है। लेकिन म्यू को ये नहीं पता होता है कि वैंग ने अपने क्यूब उसकी कार के ऊपर चिपका दिया है और वो उसकी हर बात को सुन रहा होता है। जब वो सुनता है कि म्यू उसे फेक इन्फॉर्मेशन देने वाली है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वैंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो म्यू को दिखाएगा कि असली बेवकूफ कौन है। अगले दिन वैंग एक लोकेशन पर जाता है जो म्यू ने उसे दी थी उसके असाइनमेंट के लिए, जिससे पहले कि वो किसी मिशन पे जाए वो एक जंगल के बीच में एक पॉस मैंसन पाता है जहाँ और भी कई सारे फाइटर्स आए होते हैं असेसमेंट के लिए। वैंग सोचता है कि ये सब क्या सीन है। तभी एक आदमी माइक उठाता और असेसमेंट शुरू करता है। वो बताता है कि सबको यहाँ इसीलिए बुलाया गया है ताकि एक क्लाइंट के बॉडीगार्ड बन सके। वो कहता है कि बॉडीगार्ड को अलर्ट, रिस्पॉन्सिव और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए उन्हें इन्हीं चीजों पे टेस्ट किया जाएगा। फिर वो एक डोर खोलता है जो सब पार्टिसिपेंट को एक इन हाउस कैसीनो में ले आता है। हर एक को 5 चिप्स मिलते हैं और होस्ट बोलता है कि वो कोई भी गेम खेल सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए 10 चिप्स जमा करने होंगे, लेकिन फाइटिंग और स्टीलिंग अलाउड नहीं है। लोग तुरंत ही कार्ड गेम्स खेलने लगते हैं ये सोच के कि मशीन रिग्ड होंगी, और वो कार्ड गेम्स में भी हार जाते हैं। एक बंदा वैंग को बिना किसी रीजन के एडवाइस देने लगता है, लेकिन वैंग अनइंटरेस्टेड होता है उसकी बातों में और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर वो एक औरत को देखता है जो क्लासिक फाइंड द कॉइन अंडर द कप्स गेम खेल रही होती है। वो ट्राई करता है पर वही रैंडम बंदा फिर से उसके पीछे आ जाता है। वो बंदा कहता है कि दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर वैंग समझ जाता है कि वो उसे स्कैम कर रहा होता है। जब उसे ट्रिक्स काम नहीं करते तो वो वैंग को चैलेंज देता है, तो वैंग भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और अपने सारे चिप्स को दाव पे लगा देता है। गेम मास्टर कॉइन को कप के नीचे रखता है और कप को क्रेजी स्पीड से घुमाता है। स्कैम वाला बंदा लिफ्ट कप पे बेट लगाता है, लेकिन वैंग अपनी सुपर सेंस से पकड़ लेता है कि कॉइन एक्चुअली औरत के हाथों में है। जब वैंग उसे दोनों हाथ को दिखाने के लिए कहता है तो वो औरत एडमिट करती है कि कॉइन उसी के पास थी। वैंग जीत गया था और उसके चिप्स डबल हो जाते हैं। यहाँ पर बाकी के कंटेस्टेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो स्कैमर सोचता है कि टेबल में सीक्रेट कंपार्टमेंट था, लेकिन औरत बताती है कि टेबल रिग्ड नहीं है और उसके पास सिर्फ एक कॉइन था। वैंग स्मगली वहाँ से निकल जाता है। कुछ घंटों के और टेस्ट के बाद टोटल 5 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं मिशन के लिए, और ऑब्वियसली वैंग उनमें से एक होता है। मैनेजर सबको कांग्रेट्स बोलता है और क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करता है। मिस्टर पियाओ एक मोटी हंसी वाला आदमी जैसे बक्स बनी के दांत वाला बंदा एंट्री लेता है। वो कहता है कि सबको प्राउड फील करना चाहिए कि उन्हें उसकी बॉडीगार्ड बनने का चांस मिला है। वो कहता है कि अगर कोई उसे इम्प्रेस करेगा तो रिवार्ड और बढ़ाया जाएगा। मैनेजर बताता है कि एडवांस 3 मिलियन युआन सबके अकाउंट्स में भेज दिया गया है। वैंग ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसके एजेंट म्यू ने तो सिर्फ 50,000 युआन बोला था। वैंग रियलाइज करता है कि उसके साथ तो अल्टीमेट स्कैम हो गया है। उसके बाद सारे बॉडीगार्ड को डेस्टिनेशन पे ले जाया जाता है। वैंग को जो लड़की ड्राइव कर रही होती है वो बताती है कि उनका बॉस एक ऑक्शन को अटेंड करने जा रहा है जहाँ वो एक पुरानी मास्क खरीदना चाहता है। वैंग फाइल पढ़ रहा होता है, तभी उसे एक स्ट्रेंज क्रिस्टल क्यूब दिखता है जिसे ऑब्सीडियन एसेंस कहा जाता है। ये नाम उसे याद आता है क्योंकि जब उसके साथ ब्लास्ट हुआ था तो उस क्यूब ने उसे ऑब्सीडियन कहा था। अब वो इस ऑक्शन में और भी इंटरेस्टेड हो गया था। पार्टी वेन्यू एक ह्यूज मैंसन में होती है। अंदर सब रिच लोग चिल कर रहे थे, लेकिन पार्टी का वाइब थोड़ा डार्क लग रहा था। तभी लाइट्स ऑन होती है और होस्ट अनाउंस करता है कि अब पार्टी की मस्ती शुरू होगी। पहला इवेंट एक गेम होता है। वो बटन प्रेस करता है और फ्लोर के नीचे एक बड़ा सा क्रोकोडाइल दिखाई देता है। होस्ट कहता है कि सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है और फ्लोर बुलेट प्रूफ ग्लास का बना है। फिर वो कहता है कि गोल्डन बेल क्रोकोडाइल के गले में से निकालना होगा और यहाँ पर सिर्फ मिली वेपन अलाउड है, और अगर कोई बेल लाता है तो वो जीत जाता है। एक बंदा स्पीयर और शील्ड लेकर जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसे तुरंत ही खा गया था। होस्ट बताता है कि ये नॉर्मल क्रोकोडाइल नहीं है बल्कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बीस्ट है। अब रिवार्ड और भी बढ़ाया जाता है, लेकिन कोई वॉलंटियर नहीं करता। तब एक रिच गाय अपने बॉडीगार्ड को भेज देता है। वो बॉडीगार्ड क्रोकोडाइल से फाइट करता है और काफी अटैक करता है, लेकिन वैंग नोटिस करता है कि क्रोकोडाइल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लास्ट में क्रोकोडाइल उसे टेल से ऐसा मारता है कि वो बंदा पेस्ट बन गया था। फिर वैंग के टीम की लड़की कुछ पियाओ के कान में बोलती है और पियाओ अनाउंस करता है कि अगर कोई जीतेगा तो वो डबल रिवॉर्ड देगा। ये सुनकर कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। दोनों वॉलंटियर्स रेडी हो जाते हैं, लेकिन होस्ट कहता है कि पहले दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, विनर ही क्रोकोडाइल से लड़ेगा। वैंग को लगता है कि ये स्टूपिडिटी है, फाइट के बाद कोई क्रोकोडाइल कैसे हराएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि वो गोल्ड पॉइजन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। फाइट शुरू होने से पहले गोल्ड पॉइजन सामने वाले बंदे को बाइट करके उसकी लाइफ फोर्स चूस लेता है। गोल्ड पॉइजन बिना किसी वेपन के क्रोकोडाइल के सामने जाता है और जब क्रोकोडाइल चार्ज करता है तो वो उसके सर पे जंप करके बैठ जाता है। सब यहाँ पर पूरी तरह से हैरान थे। फिर वो क्रोकोडाइल के हेड पे किस करता है और अगले ही मोमेंट क्रोकोडाइल का सर उड़ जाता है, जो देखकर सभी बहुत हैरान रह जाते हैं। होस्ट डिसअपॉइंटेड होता है लेकिन प्रेज भी करता है। गोल्ड पॉइजन रिवॉर्ड सीक्रेटली डिलीवर करवाने को बोलता है क्योंकि वो लो प्रोफाइल रहना चाहता था। तब एक रिच डच बैग होस्ट उससे पूछता है कि क्या ये सबसे बेस्ट था। होस्ट कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्रोकोडाइल का डेड बॉडी हटा दिया जाता है और अगला बीस्ट लाने की तैयारी होती है। होस्ट कहता है कि अगला बीस्ट उनका मास्टरपीस है जिसका
नाम है टेऊ, एक क्रिएचर जिसमें कैट की एजिलिटी और बियर की स्ट्रेंथ दोनों है। वैंग के स्पाइन में चिल्स आने लगते हैं जैसे ही वो टेऊ को देखता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।